गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रीच का कंसेप्ट पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल पढ़ा था हमने। क्या होता है कि इस कोऑर्डिनेटर सर्किट में या इस ब्रीच सर्किट में जो 4 रेजिस्टेंस होते हैं उनमें से 3 रेजिस्टेंस तो नोन होते हैं और 4th वाला अननोन होता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रीच का मेन कंसेप्ट ही क्या है, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो इन चारों में से कोई एक होती है, मतलब कोई एक चारों में से कोई एक ऐसा प्रतिरोध होगा जिसका मान हमें नहीं पता है, और उसका मान अगर हमें पता करना है तो बचे हुए 3 मान की सहायता से हम, मान लीजिए यहाँ हमने 3 जगह वैल्यू रखी तो चौथी वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं। नॉर्मली हम मैथ्स इसमें अप्लाई करते हैं। मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है ना, समानुपात, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से समानुपात का ही नियम यहाँ पर लगा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का, कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, ठीक, दोनों एडजेसेंट साइड पर जुड़े हुए प्रतिरोध और नीचे वाली 2 एडजेसेंट पर जुड़े हुए प्रतिरोध का अनुपात जो होता है या रेशो जो होता है वो आपस में बराबर होता है, जिसे हम समानुपात भी कहते हैं या प्रोपोर्शनल कहते हैं। आज हम इसे प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से, केवीएल और केसीएल की। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि केवीएल और केसीएल लॉ इसमें लगेंगे और इसके हेल्प से हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि सेल जो नीचे लगा है इसकी सहायता से इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है। हमने जैसे इसे लगाया, स्विच को बंद किया, ये स्विच जैसे ही प्रेस की, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गई। यहाँ पर भी हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि हमें करंट जा रही या नहीं जा रही वो पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम करंट पास करवाते हैं तो टर्मिनल ए पर आने के बाद धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, इसमें जो आएगी वो I1 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जो धारा जा रही है इसे आप I1 मान लीजिए, और ये I1 जब यहाँ तक पहुँचेगी, पॉइंट B में जाएगी, ठीक है, तो P के अंदर से जो पास हो रही है वो I1 है। Q के अंदर से ये जब यहाँ जाएगी तो ये धारा 2 भाग में बटेगी, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो जा रही है धारा उसे I2 मान लीजिए, ठीक है, और जो धारा यहाँ बटी है वो IG होगी। IG मतलब जस्ट हमने नाम रख लिया क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जा रही है तो हमें याद आ जाएगा कि ये जो करंट है वो IG है। इनिशियल हम ये मान लेते हैं ना, अभी हमने इसकी वैल्यू को इक्वल नहीं किया है, अभी हम व्हीटस्टोन की बात नहीं कर रहे, जनरली क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी एक ब्रांच से जब यहाँ पर आने के बाद 2 पैरेलल हो जाते हैं कनेक्शन, तो सभी में अलग अलग करंट जाती है। एक करंट यहाँ I1 गई, ये I1 आगे जाके इसको 2 रास्ते मिले तो ये I1 जो है वो दोनों में बढ़ गई। I1 का मान डिवाइड हो गया किसमें, IG और I2 में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। आपने जनरली किसी एक वायर में करंट पास की है तो आपने देखा होगा कि एक वायर में करंट पास करते हुए आगे 2 वायर से कनेक्शन देते तो आप देखेंगे कि दोनों में ही करंट पास होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आने वाली जो करंट होगी I1, उसकी वैल्यू डिवाइड हो गई ना 2 हिस्सों में, और दोनों हिस्सों में कितना कितना मान है हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, I2 और IG, है ना। पर इतना तो पता है ना कि इसका ही मान जो होगा वो डिवाइड होगा 2 पार्ट में, तो वो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ से भी इसी तरह ब्रांच बटी थी, तो I3 में जो I3 यहाँ पर R के अंदर पास होने वाली करंट है, इस R से जो करंट पास होगी वो I3 है, और यहाँ पर I2 जो है, I3 जो है वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद एक करंट IG ऑलरेडी ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर से आ रही है, तो ये दोनों आने वाली है, तो ये वाली साइड क्या होगी, जाने वाली होगी, तो इसे हम I4 ले लेते हैं, जो इस S से पास हो रही है वो I4 हो लेंगे, और यहाँ पर आने और जाने वाली I2 हो जाएगी, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ मैं फिर से, जो करंट इस सेल से निकली ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, जो करंट ए पर आई वो A से डिवाइड हुई 2 पार्ट में। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ जो हिस्सा गया है ये करंट I है, इस I का जो हिस्सा I1 है, एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, एक पार्ट जो यहाँ गया है वो आगे जाके फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो पहला जो इधर गया है उसे हमें पता है कि जो I1 है वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये दोनों ही वैल्यू आधी आधी या जितने भी रेशो होगा, जरूरी नहीं कि जस्ट 50-50 ही डिवाइड हो, ठीक है, वो कंजप्शन पे डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पास हुई है वो I2 ले लेते हैं, और जो यहाँ पास हुई है उसका नाम IG रख लेते हैं। IG मतलब गैल्वेनोमीटर में जा रही है, इसलिए नाम याद रखने के लिए IG ले लिया है, ठीक है।
तो यहाँ आने वाली करंट को हमने IG ले लिया, स्मॉल g बना लीजिए, कैपिटल G इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। और बाकी यहाँ से पास होने वाली I2 है। सेम उसी तरह ये I1 जो डिवाइड हुआ था, इस I का दूसरा हिस्सा है I3, ये I3 यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए यहाँ से आ रहा है, ऊपर से ये करंट भी यहाँ आ रही है, तो इस तरफ क्या होगा, ये दोनों मिलकर सम होकर यहाँ चला जाएगा, यानी I3 और IG का सम होकर I4 यहाँ की तरफ जाएगा और फर्दर ये सब मिलकर यहाँ से करंट सर्किट को कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो थ्योरी तो आप समझ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर KVL कैसे लगाते हैं, तो हम यह करेंगे। सबसे पहले बिंदु B पर कौन सा लॉ लगाएंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से। प्रथम नियम भी आ जाए ना तो आप ये समझिए कि वो धारा का ही नियम है, हमेशा याद रखिएगा। प्रथम नियम इसका मतलब KCL है, ठीक है। एट बिंदु, इसके लिए आप बिंदु की जगह पॉइंट, एट पॉइंट B बाय किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या फिर आप सेकंड लॉ भी लिख सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ या फिर सेकंड लॉ, या फिर सॉरी सेकंड नहीं, आप फर्स्ट लॉ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो हमेशा प्रथम नियम, मतलब फर्स्ट लॉ हमेशा करंट का होगा, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिन्हें अभी भी डाउट है इसमें, वो लास्ट वीडियो जो है इससे रिलेटेड वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब B पर देखिए क्या लग रहा है। B पर एक जंक्शन बना हुआ है, ये जंक्शन है। B पर एक करंट आ रही है I1 और दो करंट जा रही है, एक IG जा रही है और एक I2 जा रही है। तो आने वाली को हम कहते हैं, आने वाली सारी करंट का सम इक्वल टू जाने वाली सारी करंट का सम। तो आने वाली करंट क्या है, I1 है, सिर्फ एक सिंगल है, इक्वल टू जाने वाली सारी करंट का सम, यानी कि IG प्लस I2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आने वाली सारी एक साइड पॉजिटिव और जाने वाली सारी नेगेटिव, तो आप नेगेटिव भी लेंगे तो इक्वल टू के उधर जाकर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों ही तरीके से मैंने आपको लॉ को समझाया था, ठीक है, इसके नियम को बताया था। तो I1 इक्वल टू IG प्लस I2। अब सिंस अगर ये चारों बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में, जो इनमें से पास ये चारों अगर बैलेंस है, तो हमें पता है कि इस बीच वाली ब्रांच से करंट पास नहीं होगी। व्हीटस्टोन ने क्या किया था, इन चारों के मान को इस तरह से रखा था PQRS को कि इसमें से कोई करंट पास नहीं हो। तो बैलेंस कंडीशन की अगर बात करते हैं, या बैलेंस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, तो सिंस इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिखेंगे, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, हैंस यानी कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। दैट मीन्स जो IG का मान होगा वो क्या मिलेगा हमें, 0। और अगर 0 मिलेगा तो फिर क्या होगा, I1 जो होगा, IG की वैल्यू 0 रख देंगे तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर इन चारों को हमने संतुलन कर दिया तो कोई करंट यहाँ पास ही नहीं हुई, कोई करंट पास नहीं हुई, तो जो I1 थी वो पूरी के पूरी यहाँ से निकल गई। इसका मतलब जो I1 होगा वही क्या कहलाएगा, I2। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। इसी प्रकार सच दैट, अब आप देखिए, इसी प्रकार बिंदु D पर
KCL से या किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के धारा के नियम से, ठीक है, एट पॉइंट D बाय KCL, ठीक है। अब आप देखिए कि पॉइंट D पर क्या हो रहा है, I3 आ रही है, IG आ रही है और I4 जा रही है। तो I3 आ रही है तो आने वाली दोनों करंट का सम इक्वल टू जाने वाली करंट के सम के, ठीक है। सिंस अगेन वही कंडीशन है कि अगर वो संतुलन की अवस्था है तो IG का मान क्या होगा, 0 होगा। हम हर बार पहले जो बनती है वो कंडीशन नोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ यहाँ, और फिर हम बता रहे हैं कि अगर हमने इसको संतुलन कर दिया है तो धारा में प्रभावित नहीं होगी। तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्ट ही नोट करते हैं इक्वेशंस को, नहीं, पहले हमें जो रियल में कंडीशन होती है वो बतानी है, फिर हम ये दिखाएंगे कि अगर हमने उसे बैलेंस किया है तो क्या होता है, IG 0 होता है। तो बार बार IG को इंक्लूड करेंगे और फिर कंडीशन बैलेंस के लिखकर उसे 0 बताएंगे। तो IG इक्वल टू 0 है तो I3 किसके बराबर हो जाएगा, I4 के इक्वल होगा, ठीक है, सिंपल है। तो एक कंडीशन ये मिल गई कि जब IG आई ही नहीं है तो I3 I4 के बराबर होगी, यानी सारी करंट यहाँ से यहाँ पास होगी। ये दो तो आपके जंक्शन थे जिस पर आपने KCL लगाया। अब आपको क्या लगाना है, KVL। KVL लगाने के लिए आपको पहला लूप लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लूप दिखाई दे रहे हैं आपको याद होगा हमेशा क्लोज लूप लेते हैं हम लोग। तो दोनों लूप कौन से, एक तो ABDA, पाथ याद रखिएगा, कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता है, A से B जाना है हमें, B से D जाना है हमें, D से A जाना है हमें, ठीक है। तो ABDA, तो हम जिस रास्ते पर जाते हैं, जिस पाथ को फॉलो करेंगे, उस पाथ की करंट वैल्यू भी अगर उसी डायरेक्शन में होगी तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज करंट अगर अपोजिट होगी तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। और केवीएल क्या होता है, मैं रिपीट करती हूँ, पूरे सर्किट में जो ईएमएफ होता है उन सारे ईएमएफ का सम इक्वल टू उस सर्किट में जो करंट पास होती है और जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस और उसमें से पास होने वाली जो करंट होता है उन सभी के सम के बराबर होता है, ठीक है। उनका पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे तो वो उसके बराबर होगा। केवीएल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप केवीएल से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं, पहले उसे समझिएगा फिर आप उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब पहले हम केवीएल लगाते हैं। हम पहले लिखेंगे इन, इसे हम बंद परिपथ कहेंगे, तो इन क्लोज्ड सर्किट, क्या नाम है सर्किट का, पहला लेंगे हम ABDA, ठीक है, बाय KVL, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर से आपको पूरा लिखना है कि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ नाम क्या है, ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम, वहाँ आपने प्रथम लिखा है तो यहाँ द्वितीय लिख लीजिए, या फिर अगर आप वोल्टेज नियम भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है, KVL और KCL। अब आप देखें कि लूप में पहले हम देखेंगे कितने ईएमएफ है, तो इस लूप में एक भी ईएमएफ नहीं है, विद्युत वाहक बल नहीं है, कोई भी विभवांतर भी नहीं है, ठीक है। विद्युत वाहक बल जितने भी, जैसे सेल या बैटरी लगी है, तो इस लूप के अंदर अंदर कहीं लगी है क्या, नहीं लगी है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, यानी एक पोर्शन तो आपका हो गया 0, ये जो समेशन ई वाला पोर्शन है वो बन गया 0। अब IR सर्च करना है, तो देखो आप कहाँ जा रहे हो, पहले A से B की ओर जा रहे हो, A से B में चाहेंगे, लूप याद रखिएगा हमेशा, रास्ता हमारा ABDA है, यानी ABDA ऐसे जाना है हमें, ठीक है। पहले हम A से B की ओर चलते हैं, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस क्या है, P है, P के अंदर जो करंट फ्लो रही है वो क्या है, I1 है, तो P का मल्टीप्लाई हम कर देंगे I1 में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध और उसके संगत जो भी धारा है उन दोनों का गुणा करना है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है और करंट है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये P और उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट। अब इसे पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, तो आप देखिए हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ करंट जा रही है, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे।
ठीक है। अब वहाँ से हमें बी से कहाँ आना है, डी पर आना है। बी से डी पर आने के लिए यहाँ पर आएंगे तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर लगा है, तो हर मीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस होता है। आप जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो सभी का खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमने सेल बैटरी का पढ़ा ना, तो ये भी एक डिवाइस है, तो डिवाइस के अंदर खुद जो मशीनरी होगी या बोल सकते हैं जो सर्किट होगा, ये गैल्वेनोमीटर के खुद के अंदर एक सर्किट है छोटा सा, तो वो भी सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए उसके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को याद रखने के लिए हमने जी नाम दे दिया है। जी मतलब गैल्वेनोमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल जी हमने रख ली है। ठीक है, तो आई जी इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस इंटू आई जी। ठीक है, और अब हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन हमारे लूप की डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम इसे उल्टा लेते हैं, यहाँ पर कहाँ जाना है, डी के बाद हमें ए पर जाना है, तो अब देखिए कि हम जा रहे हैं डी से ए की ओर और करंट आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई I3 में हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, और अपोजिट साइड है मतलब क्या लगेगा, माइनस I3 इंटू आर। ठीक है, PI1 GIG, और अब कहेंगे चूंकि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, करंट IG फ्लो ही नहीं करती, विद्युत इसमें कोई धारा प्रवाहित ही नहीं करेगी, तो IG का मान 0 होगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन IG इक्वल टू 0, तो अगेन क्या मिला हमें, 0 I1P प्लस ये वैल्यू पूरी 0 होगी, माइनस I3R। ये माइनस का टर्म है, उठ के उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I3R इक्वल टू I1P। ठीक है, इसे आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, I1P इक्वल टू I3R अरेंज करके। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दीजिए, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2। ठीक है, जो जो कंडीशन हम निकालते जा रहे हैं। अगेन एक और लूप बचा है जिसमें हम KVL लगाएंगे, तो इनक्लोज्ड लूप, कौन सा लूप लेना है हमें, यहाँ पर रहेगा आपका BCDB, इसका भी डायरेक्शन हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इनक्लोज्ड लूप BCDB, B से शुरू होकर B पर आना चाहिए। ठीक है, तो बंद परिपथ BCD में बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से या नियम से हम देखेंगे इसमें कि हमें B से C पर जाना है, C से D पर जाना है और D से B पर जाना है। B से C पर जाने के लिए हमारी डायरेक्शन, पहले इसमें EMF देखेंगे टोटल कितना है, तो वो तो 0 है। अब हमें सबके प्रोडक्ट ही करना है, मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का। तो पहले हम B से C जा रहे हैं, हमारा रास्ता भी यही है और करंट का रास्ता भी यही है, यानी कि I2 इंटू Q। सेकेंड थिंग, C से हमें D पर जाना है और करंट का रास्ता कैसा है, उल्टा है। उल्टा है मतलब I4 ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो I4 इंटू S करेंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि उल्टा है, तो I4 इंटू S हो जाएगा। और D से B की ओर जाना है, तो करंट IG नीचे आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो G इंटू IG कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। सिंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की अवस्था में IG क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इक्वल टू I2Q माइनस I4S माइनस 0। अब ये माइनस का टर्म है, ये उधर चला जाएगा, I4S इक्वल टू I2Q, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, I2Q इक्वल टू I4S। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम के लिए हम देखेंगे कि P किसके अपॉन में होना चाहिए, P Q के अपॉन में, मतलब हम चाहते हैं कि चारों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में आ जाए, प्रोपोर्शनल कंडीशन में आ जाए, तो P Q के अपॉन में होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 है और यहाँ Q दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 3 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो कैसे होगा, I1P अपॉन I2Q इक्वल टू I3R अपॉन I4S। ठीक है, अब आप जानते हैं
समीकरण 1 व 2 से क्या जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि I1 किसके बराबर है, I2 के, अभी हमने देखा था, और I3 किसके बराबर है, I4 के। तो मैं I2 की जगह I1 रख सकती हूँ, I1P, I2 की जगह मैंने I1 रख दिया। उसी तरह I4 की जगह मैं I3 रख देती हूँ और ये आपस में कैंसिल आउट होकर P/Q = R/S। मतलब उसने जब ये कंसेप्ट बनाया था, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बना था, तब ये इसी कंसेप्ट पर बना था कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो, हम ऐसा ही चाहते, तो रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या होगी, तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से प्रोपोर्शनल होंगे। और ऐसा करने से क्या हुआ, अगर इनमें से एक भी रेजिस्टेंस हमारे लिए अननोन है और हमें उसे पता करना है, तो बचे हुए जो 3 है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जिस पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।